सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन के अध्याय नंबर 6 से, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राजस्थान की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। फिर है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता से युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। क्या है कि राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वतमाला स्थित है और यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है। कौन सा भाग? पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, और दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पहला देख लेते हैं। पहले थार का मरुस्थल, यह राजस्थान के 61% भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 15 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है भी, यह राजस्थान के 15 जिलों में फैला हुआ है। कितने? 15 जिलों में। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। और यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल कहलाता है। फिर ये बात कर रहा है, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालक का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। क्या बोला है? इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें ही बालिका स्तूप और स्थानीय भाषा में दौरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। फिर है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। कितने प्रतिशत भाग पर? 9% भाग पर विस्तृत है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। तो अरावली पर्वतमाला कितने किलोमीटर में विस्तृत है भाई? 692 किलोमीटर में विस्तृत है। इसे हम आडावल अर्थात आड़ा और अवला भी कहते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। फिर है
इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। तो ये मोस्ट प्रश्न है भाई, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकता है। तो अरावली, तो थार का मरुस्थल कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो इसको रोकने का काम कौन कर रही है? अरावली पर्वतमाला कर रही है। ठीक है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से राजस्थान को अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है भाई? गुरु शिखर है। यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कहाँ पर स्थित है भाई गुरु शिखर? यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। एक और ध्यान रखना, कई बार 1727 मीटर भी पूछ लेता है। तो अगर मान लो फिर ऑप्शन में 1722 हो तो 1722 से ही करना है, अगर 1727 हो तो 1727 से ही करना है। तो ये 1727 क्यों है? तो ये 5 मीटर ऊंची चोटी और है, तो उसको मिलाकर 1727 1700 मीटर है, 1727 मीटर है। ठीक है। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को इसने नक्शे के माध्यम से दर्शाया है, देख लेते हैं। ये है ऊपर वाला घग्गर का मैदान। कौन सा है? घग्गर का मैदान, जहां हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले स्थित हैं। फिर है इधर वाला मरुस्थली भाग, ये देखो यहाँ से मरुस्थली भूभाग है, ये इसने दर्शाया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। फिर ये हो गया लूणी बेसिन। फिर इधर हो गया बोराट का पठार, इधर हो गया आबू पर्वत, इधर होगी दक्षिणी अरावली, इधर हो गया माही का मैदान जो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है। ये हाड़ौती का पठार हो गया, इधर वाला क्षेत्र है कोटा बूंदी बारां झालावाड़ वाला। फिर ये बनास बेसिन होगी। फिर ये हो गया चंबल का मैदान। फिर ये हो गया विंध्यन कगार। फिर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली। तो ये इसने संकेत के माध्यम से दर्शाए हैं। ठीक है। फिर है पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। कितने प्रतिशत? 23% भाग पर फैला है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि बेडलैंड टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है। 56 गांव के समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो ये जो पूर्वी मैदान है ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है? अभी 23% भूभाग पर फैला है और यहाँ पर राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठार। क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। कितने प्रतिशत भूभाग पर है? अभी 7% भूभाग पर फैला है। ठीक है।
राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है। सिरोही में कौन सा पठार है भाई? सिरोही में स्थित उड़िया और आबू का पठार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। सीधा आता है क्वेश्चन, आबू का पठार कौन से जिले में स्थित है या उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो आपको बता देना है कि सिरोही जिले में स्थित है। फिर है उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर एवं राजसमंद में। फिर है मेसा का पठार। मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। फिर है चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित लसाड़िया का पठार आदि। तो लसाड़िया का पठार उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है, ठीक है। फिर है जलवायु एवं ऋतु चक्र। क्या है? जलवायु और ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी स्थित समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। जहां राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर भी यह कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। फिर है राजस्थान औसत वार्षिक वर्षा। फिर ये इसने औसत वार्षिक वर्षा की बात की है, ये इसने संकेत के माध्यम से दर्शाया है। ये ऐसी जो रखे हैं, इसमें 80 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर ये दर्शाया यहाँ से होती है 40 से 80 सेंटीमीटर। फिर ये दर्शाया यहाँ से होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर होती है 20 सेंटीमीटर से कम। तो ये इसने दर्शाया है। सबसे कम इधर होती है अभी, ये देखो इधर जो ये राजस्थान की पश्चिम वाली साइड है यहाँ पर होती है, और सबसे अधिक ये दक्षिणी पूर्वी पठार वाला क्षेत्र यहाँ पर होती है। फिर है, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। तो अब शीत ऋतु की बात करते हैं। पहली है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है एवं जल्दी ठंडी होती है, अतः मरुस्थल में इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। फिर है लू। लू क्या होती है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूलभरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किमी प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। फिर है वर्षा ऋतु। फिर बात करते हैं वर्षा ऋतु की। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है।
तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है भाई? झालावाड़ जिले में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू है। अब इसने पूछा है स्थान, तो स्थान कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा, जहां औसत 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक और पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडी हो जाने से तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अधिक ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवन चलती है। उत्तर भारत से आने वाली शीत लहर के प्रभाव से ठंड बहुत बढ़ जाती है, यह भी जाने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से आप लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है शीत ऋतु के बारे में। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउंट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा कराते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है। तो क्या है भाई माउंट? राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा माउंट होती है। इसे क्या कहा जाता है? माउंट भी कहा जाता है और पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इस वर्षा से गेहूं की फसल को सर्वाधिक लाभ होता है। ठीक है। फिर है अकाल और मरुस्थलीकरण। अकाल और मरुस्थलीकरण राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल अर्थात सूखा पड़ता है। इसका कारण है वर्षा का सामयिक अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज एवं पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है, भूमिगत जल का अतिदोहन किया है, पारंपरिक जल संसाधन प्रबंध की उपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। फिर है भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ मिट्टी बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो उस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये आ गई मरुस्थलीकरण की परिभाषा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर है शब्दावली। फिर शब्दावली देख लेते हैं। बंजर भूमि क्या होती है अभी? वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, यानी जिस पर हम खेती नहीं कर सकते। फिर है उत्खात भूमि या बीहड़ क्या होती है? बंजर, उबड़ खाबड़ और खड्डों वाली भूमि जो नदी जल के कटाव द्वारा बनती है। फिर है मानसूनी हवाएं। वे मौसमी पवनें जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। फिर है संवर्षा रेखा। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को संवर्षा रेखा कहा जाता है। फिर है अपर्दन। अपर्दन क्या होता है? इस प्रक्रिया में जल पवन जैसी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी चट्टान को कटाव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी चली जाती है। ठीक है। फिर है अभ्यास क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो हिमालय प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। फिर है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गुरु शिखर। कितनी है ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। किसके कारण? नाली अपर्दन के कारण। फिर है उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मरुस्थलीकरण कहलाता है। फिर है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो कौन सा क्षेत्र है भाई जो सूखे का सामना करता है प्रत्येक वर्ष? तो वो है पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। ठीक है। फिर है माउट किसे कहा जाता है? माउट कहा जाता है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जिससे गेहूं की फसल को अत्यधिक लाभ होता है। फिर है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए
उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं भाई? 4 भौतिक प्रदेश हैं, अभी बताया है, ठीक है। फिर है राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो मैंने ऋतु अभी बताई है, 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, ठीक है। तो ये हमारा आज का राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का छठा लेसन था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।